हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। एक लंबे अरसे तक पश्चिमी देशों ने भारत के बारे में यह भ्रम पाला और फैलाया भी कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे सफल हुआ जाता है, क्या सिद्धांत हमें चाहिए। इसको लेकर भारत में कोई विशेष काम नहीं हुआ, कोई डेडिकेटेड स्क्रिप्चर्स, कुछ टेक्स्ट यहां पर नहीं मिलते। ये सारे काम तो वेस्ट में हुए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की नुएंसेस, गहनताएं क्या हैं, इस पर भी विशेष काम भारत में नहीं हुआ, ये भी वेस्ट में हुए हैं। तो ऐसे में जवाब के तौर पर दिया जा सकता है अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, जो कि इस भ्रम पर व्हाइट वॉश साबित हुआ। नहीं तो पहले यही कहा जाता था कि इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स एंड कल्चर ड्यू टू इट्स हिस्ट्री। लेकिन चाणक्य इस बात को गलत साबित करते हैं, क्योंकि इसी अर्थशास्त्र के ज्ञान के आधार पर स्थापना हुई मौर्य जैसे साम्राज्य की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हमें बात करनी है साप्तांग थ्योरी और इसका रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में, अभी क्या चल रहा है। तो देखिए, जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स किसके बीच में तो होगी ना, राज्यों के बीच में होगी। अब राज्य की जो डेफिनेशन है चाणक्य की और वेस्ट की अलग है। जैसे वेस्ट कहता है कि देखिए, स्टेट का मतलब, राज्य का मतलब है कि एक टेरिटरी हो, उस टेरिटरी में कुछ लोग रहते हो, पॉपुलेशन हो, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट हो और वो गवर्नमेंट संप्रभु हो, सॉवरन हो। ये डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन, ये वाइडली पॉपुलर है। लेकिन जो स्टेट क्राफ्ट है, यानी कि इस राज्य के हितों को साधने के लिए, इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए क्या करना होगा, क्या सिद्धांत जरूरी है, उसको वो एक सेपरेट फील्ड मानते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं यही तो गलती कर गए आप, माहौल इतना अच्छा है नहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स का। तो आपको स्टेट के 7 एलिमेंट्स मानने होंगे और स्टेट क्राफ्ट और स्टेट को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य की स्थापना के साथ ही जुड़ जाता है ये नीतियां जिसके आधार पर आपको इंटरेस्ट को सिक्योर करना होगा। अब ये 7 एलिमेंट्स हैं क्या? किंग एक सेंटर की तरह है, क्योंकि किंग, रूलर, अगर वो मजबूत तो बाकी एलिमेंट्स को भी मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर राजा ही कमजोर, किसी देश का रूलर ही कमजोर, तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, मिनिस्टर्स। राजा अकेले काम नहीं करेगा, उसको कुछ मिनिस्टर्स चाहिए डेडिकेटेड, जो उसको एडवाइस भी करें, राइट, जिम्मेदारियां भी संभाले। साथ में एलाइज, यानी कि आपको साथी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। आपकी शक्ति केवल आपसे निर्धारित नहीं होगी, आपके साथ कौन खड़ा है इससे भी निर्धारित होती है। ट्रेजरी, पहिया है, बिना पैसे के कोई राज्य नहीं चलता। अरे घर नहीं चलता तो राज्य कैसे चल जाएगा। फोर्ट, यानी कि दुर्ग, किले, क्योंकि किले आपकी मजबूती की पहचान है। किसी एक एरिया में आपका किला अगर दुश्मन नहीं भेद पाया तो इसका मतलब है उस क्षेत्र पर अभी भी आधिपत्य, राज आपका है। आर्मी, डिफेंस चाहिए आपको, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी। तो आपको नहीं लगता कि एक्चुअली जो चाणक्य की इंसाइट्स है विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वो काफ़ी डीप है, काफ़ी रिलेवेंट है। रिलेवेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और कैसे, अभी हम उस पर बात करेंगे। साथ में चाणक्य कहते हैं कि देखिए, ये ड्यूटी है, ये धर्म है आपका कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनको ऑर्डर में रखना होगा। और ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी चाणक्य देते हैं राजा को। राजा को कहते हैं आप राजा बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब बस अब सब हो गया आपका, नहीं, आप वहां पर हैं किसी एक विशेष ड्यूटी के लिए। और हर एक इसमें जो एलिमेंट है वो एक पर्पस के लिए, उस पर्पस को सर्व करना होगा, राइट, और सभी एलिमेंट्स को स्ट्रांग बनाना होगा। अब मुझे बताइए, जब ग्लोबल पॉलिटिक्स की हम बात करें तो क्या हमारे ऊपर कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है? क्या कोई एक ऐसी सरकार है जिसके सभी देश सुनने को तैयार हो? ऐसा तो नहीं है। तो यानी कि सब अपनी मनमाफिक कर सकते हैं, और वैसा ही तो हो रहा है, राइट। जैसे एक वर्ड पॉपुलर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, गन बोट डिप्लोमेसी। यूएसए यूज करता आया है, रूजवेल्ट ने इस वर्ड को यूज किया, थैचर ने इस वर्ड को यूज किया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो करते क्या है, जिसके पास शक्ति, वो शक्ति के बल पे अगर कहीं कन्फ्लिक्ट भी है किसी देश से तो अपने फेवर में मामले को कर सकता है। तो यानी कि किसी भी देश की क्षमता वो डिसाइड करेगी उस देश के लोगों का वर्तमान और भविष्य। तो क्षमता को बढ़ाना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजा की और उस राज्य की। ऐसी इंसाइट चाणक्य दे रहे हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि क्षमता से आप समझते क्या हैं। आप में से कई लोग समझ रहे होंगे क्षमता यानी कि सर गोला बारूद रखना है, मिसाइल रखनी है, यही बात कह रहे हैं ना। तो चाणक्य यही कह रहे हैं। चाणक्य को पता है आप यही सोचोगे। चाणक्य कहते हैं देखो, तुम यूनिडायमेंशनल सोच रहे हो, एक ही दिशा में सोच रहे हो। अरे ऑफेंसिव और डिफेंसिव पावर रखना वो एक जरूरत है, लेकिन सब कुछ उससे नहीं होगा भाई, आपको और पावर भी चाहिए। अब आप कहेंगे और पावर
किस तरह की पावर और क्यों पावर? चाणक्य कह रहे हैं, जरा समझो ध्यान से, देयर इज नो ग्लोबल गवर्नमेंट, एनार्की है, हर कोई अपने हित में सोचेगा। अपने हित में सोचेगा तो आपकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। अपनी सुरक्षा के लिए आप ध्यान रखिएगा, किसी और पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? यू कांट रिलाई ऑन एनीवन। और शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको स्टेट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, यानी कि मजबूत दोस्त रखिए। आप याद करिए, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर 1971, पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन आया था? यूएस से आया था। लेकिन क्या यूएस से इंडिया को कोई हार्म कर पाया था? नहीं कर पाया था। क्यों? हमारे पीछे कौन खड़ा था? यूएसएसआर। 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर काम आई थी कि नहीं आई थी? यस। तो एलाइज मैटर करते हैं। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, फिर इंडिया का टिल्ट हमने देखा यूएसए की तरफ। क्यों देखा? अरे भाई पावर है, एलाइज जरूरी हैं, राइट? इसके बाद इकोनॉमी। अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है तो दूसरे भी आपको पूछें, ये जरूरी नहीं है। जैसे इंडिया के पास डेमोग्राफी है, जनता है, मार्केट है। उस मार्केट की जरूरत यूएस को भी है, चाइना को भी है, स्विट्जरलैंड को भी है, फ्रांस को भी है, जर्मनी को भी है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को भी, इसी वजह से वहां के जो लीडर्स हैं वो इंडिया में आएंगे, बातें करेंगे, संधियां करेंगे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा है जिसका फायदा वो लेना चाहते हैं। और हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसा मजबूत बनाना होगा कि हमारी निर्भरता उन पर ना हो। तो इस वजह से चाणक्य इंसाइट दे रहे थे अर्थशास्त्र में। पॉलिसीज एक्सपर्ट, चाणक्य कहते हैं नीतियों को केवल राजा आप बन गए तो इस वजह से आप जो कहेंगे वो नीति बन जाएगी, बेवकूफ़ी मत करना। सीक एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स। आप हो सकता है राजा हैं, बहुत सारे गुण आप में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है? जनरलिस्ट होना, जनरल आइडिया होना एक बात होती है, एक्सपर्ट होना अलग। तो इस वजह से एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखो जब भी कोई नीति निर्माण करना हो, चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, कोई भी पहलू पर है। लेकिन सीक एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, नहीं तो देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। पीपल, तुम राजा जो बने हुए हो इस वजह से बने हुए क्योंकि वहां पर लोग हैं जो तुम्हें राजा मानते हैं। और कितनी भी आर्मी आप लगा लो, जनता से ज्यादा आर्मी हो सकती है क्या? नहीं, अल्टीमेटली तो जनता ज्यादा है। तो आपको जो लेजिटिमेसी दी है वो जनता ने दी है। तो जनता की अगर आप कैपेबिलिटी को बढ़ाओगे, जनता को मजबूत करोगे, हेल्थ से, एजुकेशन से, तो आपका देश मजबूत होगा। जनता को मजबूत करना समझना कि स्टेट की कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि मॉडर्न टाइम में हेल्थ एंड एजुकेशन पर खर्च करना, जनता के वेलफेयर पर खर्च करना, ये एक इंपॉर्टेंट नीति है? और चाणक्य इसकी बात कर रहे थे। डिफेंस चाहे बाहर के लिए चाहे अंदर के लिए, दोनों के लिए डिफेंस जरूरी है, क्योंकि चाणक्य का मानना था कि अगर डंडा नहीं है ना तो लोग कानून को फॉलो नहीं करते। साथ में देखिए चाणक्य उस टाइम में क्या बात कर रहे थे। चाणक्य कह रहे थे जो ट्रेडिशनल खतरे हैं उसके बारे में तो सबको पता है, आपने भी तैयारी की हुई होगी। चाणक्य कहते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस देना नॉन ट्रेडिशनल खतरों को, नॉन ट्रेडिशनल जो अभी तक आए नहीं हैं। आपके कुछ लोगों ने आपको बताया कि ऐसा खतरा हो सकता है, तो तैयार हो जाना उसके लिए। आपको नहीं लगता कि आज के टाइम में साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड सिक्योरिटी, ऐसे जो वर्ड्स पॉपुलर हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर जो भारत काम कर रहा है या दुनिया के अलग अलग देशों में काम हो रहा है, इसके बारे में चाणक्य ने क्लियर इंसाइट्स दी थी? आज के टाइम में एक और बात की जा रही है कि आज जो सिक्योरिटी का खतरा हमें सिविल सोसाइटी का जो वॉरफेयर है उससे भी है। ये वर्ड यूज़ किया मिस्टर अजीत डोवाल ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कि अगर समाज के अंदर कुछ लोग द्वेष फैलाएं, कुछ लोग अपने ही लोगों को भड़काएं कि आप देश के खिलाफ खड़े हो जाओ, संस्था के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो वो भी देश के लिए खतरा है। तो उसके लिए भी इक्वली अटेंशन देना राजा, ये बात चाणक्य कह रहे थे। पॉलिसी डिसीजंस हॉलिस्टिक होने चाहिए, यानी कि वो राजा को एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आई और आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और आप खुश हो रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। योर सोल्यूशन टू बी हॉलिस्टिक, यानी कि ये प्रॉब्लम आई क्यों, ये भविष्य में ना आए, इसके लिए आपकी नीतियों का निर्माण होना चाहिए। अब चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में लोग मानते हैं कि अच्छा कुछ राजनीति की बात की होगी, है ना? ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं है। देखिए कितने सारी बातों, इंटरनेशनल रिलेशंस पर उन्होंने बात की। जैसे हम मंडल सिद्धांत, जो एक और सिद्धांत है, जैसे आज हम सप्तांग की बात करें, ऐसे मंडल सिद्धांत है, उसमें उन्होंने बताया कि देखिए जियोपॉलिटिक्स कैसे काम करती है, भू राजनीति कैसे काम करती है, कैसे किससे आपको दोस्त समझना होगा,
किसको आपको दुश्मन मानकर चलना होगा, कैसे आप अपने हितों की बात करेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी अर्थशास्त्र बात करता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे भी बात करता है। उस टाइम में चाणक्य कह रहे थे कि एक डेडिकेटिव चीफ होना चाहिए डिफेंस फोर्सेस का। वॉर फाइटिंग, किस तरह की फॉर्मेशंस होनी चाहिए, यानी कि जब लड़ने जाओ तो किस किस तरह की फॉर्मेशंस हो सकती हैं, ये भी बात कर रहे थे चाणक्य। इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी मजबूत होनी चाहिए, स्पाई आपके घर में भी हों और बाहर भी हों, ये बात कर रहे थे चाणक्य। ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, चाणक्य ने कहा था कि जहां पर ट्रेड के लिए बेटर एनवायरनमेंट नहीं होगा वो देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। तो इस वजह से इवन अगर शिपिंग की बात करें तो शिपिंग के लिए उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने कहा एक डेडिकेटेड ऑफिसर होना चाहिए फॉर शिपिंग एंड फेरीज, जिसका काम होगा कि भाई कोस्टल एरिया में रहे और जो शिप्स आ रहे हैं व्यापार करने, फेरीज जा रही हैं, तो ऐसे में उनको कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, ये इंश्योर करेगा ये ऑफिसर। साथ में टैक्स कलेक्ट करेगा ये ऑफिसर। और जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसके लिए उन्होंने कहा एक सेपरेट ऑफिसर होगा जो बंदरगाह के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये बातें चाणक्य उस टाइम में कर रहे थे। इवन जेंडर रिलेशंस, महिला पुरुष के बीच का जो समीकरण है, हालांकि इस मुद्दे पर कई बार क्रिटिसिज्म होता है चाणक्य का, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि चाणक्य एक डिफरेंट टाइम में जी रहे थे। वो टाइम अलग था और आज का टाइम बिल्कुल अलग है। एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से चाणक्य ने डिस्कस किया है। शिवशंकर मेनन, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका कहना है कि आज के समय में और चाणक्य के समय में कुछ बदला नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे, बहुत कुछ बदल गया सर। शिवशंकर मेनन कहते हैं बाहरी दुनिया से तब भी आपको उतना ही खतरा था और आज भी उतना ही खतरा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन ये कुछ कीर्तिमान स्थापित कर नहीं पाए। तो ऐसे में चाणक्य के सिद्धांत जैसे वहां एप्लीकेबल थे आज भी एप्लीकेबल हैं। अब देखिए जो 7 पिलर, जो 7 एलिमेंट्स हमने सप्तांग के बताए हैं, तो क्या क्या है, क्या रिलेवेंस है और अभी क्या हम वर्ड्स यूज करते हैं कॉमनली उनके लिए। 7 अंग, स्वामी, किंग, और आज के टाइम में कौन है, लीडर, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट। इंडिया के रेफरेंस में अगर आप समझना चाहें तो मोदी जी यहां पर स्वामी होंगे। 7 अंगा किसकी हम बात करना है। अमात्य, मिनिस्टर्स, तो आज भी हमारे पास मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 टॉक्स अबाउट इट। देन जनपद, टेरिटरी यानी कि कंट्री, क्योंकि जनपद में पॉपुलेशन भी है, टेरिटरी भी। आपका जनपद कहाँ है, कितने लोग रहते हैं, कैसी जमीन है, ये भी आपका जो स्ट्रेंथ है उसको रिफ्लेक्ट करेगी। दुर्ग, किला, उस टाइम पर किले होते थे, आज हम इसको वाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं, राइट। कैसे जैसे बॉर्डर एरियाज में कहाँ कहाँ हमने रोड्स बना दी हैं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसकी वजह से अगर कभी हमारी लड़ाई होती है नेक्स्ट चाइना से, तो ऐसे में हम आसानी से अपनी आर्म्स, एम्यूनिशन, फूड एंड सप्लाईज को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये भी क्या है, सिक्योरिटी मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। कोशा, ट्रेजरी, आज भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ही। दंड, आर्मी, डिफेंस, मित्रा, द एलाय, और आज हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपको नहीं लगता कि ये 7 एलिमेंट्स एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं, राइट। देखिए प्लेटो, जो कि एक बेसिकली ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, और ये एग्जाम्पल अब सप्तांग से रिलेट करिएगा। सप्तांग, 7 अंग, और अंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं चाणक्य, आपने ये नहीं सोचा। वो इस वजह से चाणक्य कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। जैसे बॉडी होती है ना, ही यूजेस द वर्ड बॉडी पॉलिटिक, इवन प्लेटो यूज द वर्ड बॉडी पॉलिटिक, बॉडी की तरह है। बॉडी के हर एक ऑर्गन का अपनी एक यूटिलिटी है। मुझे बताइए, अगर इसमें से मान लीजिए हम एलाइज को हटा दें, तो आपको लगता है कि ये बॉडी कंप्लीट होगी? नहीं। मान लीजिए ट्रेजरी को हटा दें, कह दें कि भाई चलिए इस वाले ऑर्गन को हटा दीजिए स्टेट से, बाकी काम चला लेंगे। आप चला लेंगे क्या काम? नहीं चला सकते। मान लीजिए मिनिस्टर्स को हटा दें, पूरी जिम्मेदारी मोदी जी को दे दें कि सर आप तो सुपर पावर हैं, आप तो कर लेंगे। मोदी जी कहेंगे बेवकूफ़ हैं क्या आप, ऐसा कैसे कर लेंगे? अरे कॉन्स्टिट्यूशन का देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, सब कुछ मैं ही थोड़ा ना देखूंगा। मुझे लोग चाहिए जो जिम्मेदार रहें मेरे विजन के लिए, राइट। तो कहने का मतलब है ये एक बॉडी है जिसके अलग अलग अंग हैं, 7 अंग हैं। प्लेटो कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक उंगली भी कट गई ना आपकी, तो पूरी बॉडी आपकी वैसे ही काम कर ले जैसे करना चाहते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसी कट लगेगा तो हिल जाओगे, काम करना चाह रहे हो नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से हमें 7 एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अब 7 एलिमेंट्स का ध्यान तो रखेंगे, अब एक एक एलिमेंट पर हमें बात करनी है। लेकिन अभी ना आप सोचिए कि कैसे अभी भी जो चाणक्य की ये पॉलिसीज़ हैं कैसे अभी भी रिलेवेंट हैं, क्या उतनी ही रिलेवेंट हैं? चलिए एक एक करके बात करते हैं। स्वामी, किंग, सॉवरन, रूलर। तो चाणक्य
कहते हैं कि रूलर जो है वो की है। अगर रूलर कमजोर ना तो देश का बेड़ा गर्क होना तय है। भले ही आपके पास ट्रेजरी अच्छी है, उसकी जब वो रूलर जो है वो वीक है तो वो ट्रेजरी का भी खराब कर सकता है। वो आर्मी के रखरखाव पे भी पॉलिसी जो स्ट्रांग होनी चाहिए वो भी नहीं करेगा। उसको डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी उसका फोकस नहीं रहेगा कि भाई जब उसका ध्यान ही नहीं है तो वो तो देश का बेड़ा गर्क कर देगा, राइट। तो ऐसे में रूलर स्ट्रांग होना चाहिए। रूलर में कुछ खासियतें होनी चाहिए। 60 क्वालिटीज चाणक्य बताते हैं रूलर में होनी चाहिए, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो बाकी चीज़ें नहीं है। इसके साथ और भी वो बताते हैं ट्रुथफुल होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी वो फोकस करते हैं, क्योंकि अगर शरीर से कमज़ोर है तो माइंड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो इस वजह से वो एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। साथ में रूलर अगर स्ट्रांग है तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले तो उसको राज्य की संप्रभुता की सुरक्षा करनी होगी, यानी कि कोई दूसरा रूलर उसके देश का पर कब्जा ना कर ले, राइट। और अगर ऐसा हो रहा है तो उस रूलर को सोचना चाहिए कि चाणक्य की जो साप्तांग सिद्धांत में कौन सा एलिमेंट वीक रह गया। स्टेट कैपेसिटी वीक थी, तभी दूसरा आप पर आक्रमण करके इतना बड़ा एरिया आपका अंडर कर लिया, राइट। चाणक्य कहते हैं कुछ भी चीज सरप्राइज नहीं है, सब इक्वेशन है। आप एलिमेंट को समझिए, इनकी यूटिलिटी को समझिए, इन सिक्योरिटी को एनालाइज कीजिए और उसके काउंटर में तैयार रहिए, यही है। वो कहते हैं कि पहली बात तो इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई आप पर आपके हितों को और आपकी टेरिटरी को नुकसान न करे, और अगर कर दे तो आप में काउंटर अटैक करने की एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो दोबारा ना करे और दूसरों को भी पता लग जाए कि अगर किसी ने ऐसा किया था तो देखिए उसका क्या हश्र हुआ था। चाणक्य इज वेरी क्लियर अबाउट इट, करना पड़ेगा। अब देखिए इमरान खान का केस, हम अभी स्वामी किंग वाले पार्ट को हम बेसिकली प्रेजेंट के हिसाब से एनालाइज कर रहे हैं। आपने अगर पाकिस्तान का हश्र देखा हो तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का डिबेकल होता रहता है, राइट। तो ऐसे में इसका नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या हो रहा है पाकिस्तान पे, कि कोई भी रूलर आता है, जैसे इमरान खान आए, उन्होंने कहा नया पाकिस्तान बनेगा, पूरा टर्म भी नहीं कर पाए। और जबकि शी जिनपिंग, अगर आप चाइना में देखिए, चाइना में शी जिनपिंग इज स्ट्रांग, इवन उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, जब तक शी जिनपिंग है यही लीडर रहेंगे। ऐसा क्यों? सोचा नहीं आपने? अरे शी जिनपिंग इज हैविंग अ ग्रैंड डिजाइन फॉर चाइना, कि चाइना अगले दशक में कहां पहुंच जाएगा। और अगर रूलर ही चेंज हो जाए, बीच बीच में चेंज होता रहे, या रूलर वीक हो, तो जाहिर सी बात है वो मशीनरी जिसने उस पर काम किया था विजन पे, अब दूसरा रूलर आ गया, दूसरा रूलर कहेगा नहीं मैं इस पे कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं तो अपने आइडियाज लेकर आया हूं। क्योंकि अगर इसी आइडियाज को कंप्लीट कर दिया तो अल्टीमेटली नाम तो किसका होगा? पुराने वाले रूलर का होगा, क्योंकि भाई उसने इसको स्टार्ट किया था। तो इस पॉलिटिक्स के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज कौन होता है? किसका भविष्य होता है? अरे लोगों का भविष्य होता है। और अगर किसी देश का रूलर कमजोर है ना, तो उसका इंपैक्ट केवल उस देश पर नहीं होता, उसके आसपास जो रीजन है उस पर भी होता है। क्योंकि वहां अगर रूलर कमजोर तो आर्मी आईएसआई स्ट्रांग, साथ में जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको सपोर्ट स्ट्रांग, उसके बाद वो हम पर मान लीजिए नुकसान कर रहे हैं हमारा, फिर हम उनको काउंटर अटैक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? लोगों का नुकसान हो रहा है ना। तो इस वजह से रूलर मस्ट बी स्ट्रांग। नाउ लेट्स डिस्कस, मींस ये पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। जैसे क्या कौटिल्य की जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं क्या वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं? क्या वो सभी लीडर्स पर एप्लीकेबल हैं कि भाई ये सभी लीडर्स में होना चाहिए, राइट। क्योंकि चाणक्य कहते थे कि देखिए आपको अर्थव्यवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए, आपका चित्त भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि अगर आप चित्त से वीक हैं तो किसी भी भटकाव में आप निपट जाएंगे, हनी ट्रैप हो जाएंगे, और आप हनी ट्रैप, आप देश का भविष्य ट्रैप कर देंगे। तो इस वजह से कैरेक्टर से रूलर को बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, कमजोर नहीं, कमजोर के हाथ में बागडोर नहीं देनी चाहिए, ये सीधी बात है। Does the meaning of security and threat, जो चाणक्य बात करें तो क्या आज भी वैसी सिक्योरिटी एंड थ्रेट हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए क्वालिटीज तो हाँ होनी चाहिए, वैसे ही होनी चाहिए। स्पेसिफिकली उन्होंने वेदास का भी बेसिकली रेफरेंस दिया है। तो वेदास का रेफरेंस इस वजह से उन्होंने वहाँ पर दिया कि भाई वेदों में ये सिस्टम कैसे चलता है और जीवन के बारे में कुछ ज्ञान के बात की गई है सनातन। तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई सभी लीडर्स को पढ़ना चाहिए, तो इस रेफरेंस में तो हम कह सकते हैं कि नहीं, बेसिक जो उस वेदों को पढ़ाकर या जो अदर चीज़ों को वो बोल रहे थे, वो उससे मर्म क्या था उनका,
कौन सी क्वालिटीज वो देना चाह रहे थे। वो क्वालिटीज तो हाँ वैसे ही इंपॉर्टेंट है, हाँ उसके तौर तरीके वो अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एंड थ्रेट की बात करें तो आज दुनिया में नए नए तरह के सिक्योरिटी थ्रेट आ गए हैं। आज हमें केवल दूसरे राज्यों से ही खतरा नहीं है, आज हमें अपने अंदर के लोगों से खतरा हो गया है। आज हमें साइबर वॉरफेयर से खतरा हो गया है, आज हमें आतंकवादियों से खतरा हो गया है कि अगर उन्होंने मिसाइल अटैक कर दिया तो हम मिसाइल अटैक करें कहाँ, उनके हब पर करें, वहाँ तो आसपास बेगुनाह जनता भी रह रही है किसी दूसरे देश की। दूसरा देश कहेगा अरे हमने तो नहीं किया था, ये तो आतंकवादियों ने किया था, आपने देश को निपटा दिया। मिनिस्टर्स अमात्यास, चाणक्य कहते हैं कि राजा को अपने आसपास एबल मिनिस्टर्स रखने होंगे जो राजा को टाइम टाइम पर एडवाइस दें, राइट। और साथ में ये भी बात कहते हैं चाणक्य कि आपको अगर आपने ऑटोक्रेटिक होने की कोशिश करी तो इसका मतलब ये है कि आप जो डाइवर्स ओपिनियन है उसको नहीं ले रहे, तो हो सकता है आपके जो फैसले हैं वो गलत साबित हों। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी। और इसी के रेफरेंस में देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस, राइट। अब गुड गवर्नेंस इंडेक्स देखिए 2021, इंडिया की रैंक 49th। अब पैरामीटर्स देखिए, क्योंकि यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछती है तो पैरामीटर्स पे पूछ लेती है। अब इन पैरामीटर्स को देखिएगा कैसे जो चाणक्य की इनसाइट्स थी वैसी गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स वहां से निकल रहे हैं। लीडरशिप एंड फोरसाइट, स्वामी। रोबस्ट लॉज एंड पॉलिसीज स्टेट कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जरूरी हैं। फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप, इकोनॉमी, कोष। और कोष के बारे में भी जब हम गहनता से उतरते हैं तो चाणक्य कहते हैं कि कोष में करप्शन का जो इशू है उसको भी चाणक्य ने बिल्कुल डेडिकेटली डील किया है करप्शन पर। तो यानी कि करप्शन से आज भी देश परेशान है, उस टाइम पर चाणक्य भी उस पर बात कर रहे थे, राइट, सॉल्यूशन भी दे रहे थे। तो फाइनेंशियल स्टीवर्डशिप का मतलब होता है कि जो भी सरकार के पास संसाधन है जो भी हैं वो जनता के हैं, उसे अपने ना मान बैठे, और इस वजह से उसका बड़ा जिम्मेदारी से उसका प्रयोग करना चाहिए। अट्रैक्टिव मार्केट प्लेस इकोनॉमी, अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। ग्लोबल इन्फ्लुएंस, रेपुटेशन जरूरी है। हेल्पिंग पीपल, वेलफेयर। तो यानी कि गुड गवर्नेंस के इंडेक्स में भी जो रेफरेंसेस हैं वो हमारे कनेक्ट कहां से होते हैं, सप्तांक से होते हैं, चाणक्य की इनसाइट से होते हैं। टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, जनपद। अब देखिए 7th लार्जेस्ट टेरिटरी, 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दोनों हमारी ताकत है। लेकिन चाणक्य ये भी कहते हैं केवल अगर आपके पास कोई शस्त्र हो तो उसके बलबूते आप ताकतवर हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो बेवकूफ हो आप। शस्त्र चलाना आना चाहिए, शस्त्र को मेंटेन करना आना चाहिए, और शस्त्र के अलावा अब कौन से शस्त्र आ गए हैं, अपग्रेड पर भी सोचना चाहिए। तो ऐसे में टेरिटरी एंड पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके इफेक्टिव यूज और इनके और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है और कैसे बेहतर कर सकते हो, इस पे कंटिन्यूसली आपको सोचना होगा, राइट। पहले समय में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती थी, तो स्पेसिफिकली चाणक्य तो ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको और ज़्यादा टेरिटरी को एक्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा आएंगे। लेकिन आज के समय में हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर की तरफ भी आ गए हैं, तो ऐसे में कई सारे देश इतने प्रॉस्पर हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर, राइट। टेरिटरी छोटी है, लेकिन अगर इंडिया की तरफ जो FDI की बात करें तो एक लार्ज शेयर कहाँ से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस प्रेजेंट रिलेवेंस में जैसे ट्वीकिंग्स होती जा रही हैं तो उसके हिसाब से हमें सोचना होगा। क्वालिटी ऑफ इंडियाज ह्यूमन कैपिटल, हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट की, तो वही चाणक्य कह रहे थे, उनको मजबूत नहीं करोगे तो खुद कमज़ोर रह जाओगे। एक और बात चाणक्य ने कही, चाणक्य ने अब इसको मैं एक लाइन में बता रहा हूँ आपको दूसरे शब्दों का प्रयोग करके, कोई भी देश अपने ही लोगों को बोना करके मजबूत नहीं हो सकता। मीन्स नो नेशन कैन बिकम ग्रेट बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन इंडिविजुअल। यानी कि लोगों को दमन करने की नहीं सोचनी चाहिए, लोगों की क्षमताओं का विकास करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको सॉल्यूशंस देंगे मजबूत होने का। इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1990s इंडिया में आई, ठीक है, मतलब लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ, काफ़ी सारे हद तक लोग जो है गरीबी से बाहर भी निकले, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटी, असमानता बनी हुई है। चाणक्य ने जब मौर्य साम्राज्य को स्थापना करने की सोची थी, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रूम करना स्टार्ट किया था, तो नंदा डायनेस्टी में जाकर उन्होंने क्या देखा था, असमानता, यानी कि गरीब का शोषण हो रहा है, और जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो शोषण को रोक नहीं पा रही और खुद शोषण कर रही है। तो चाणक्य ने कहा था एंड जो है नज़दीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तैयार हो रहा है। तो ऐसे में हमें भी इस पर ध्यान देना होगा कि इनइक्वालिटी लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, और अनस्टेबिलिटी इज क्राइसिस, राइट।
अभी कोविड-19 के बाद इकोनॉमी में डाउनटर्न आया, आपने देखा कितने सारे लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धो दिया। तो ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है कि इसके सॉल्यूशंस ढूंढे। अर्थशास्त्र थ्रू सप्तांग थ्योरी वो कहते हैं कि देखिए एनी फैक्टर विच थ्रेटन द स्टेट, जो भी फैक्टर ऐसा है जो राज्य को खतरा राज्य के लिए बना है, तो उसको यूज करते हैं वर्ड कंटक, कांटे की तरह है। और चाणक्य कहते हैं कोई ऐसा कांटा नहीं है जिसका शोधन ना हो सके। मीन्स कंटक शोधन, रिमूवल करना होगा, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे फ्लड है, ड्रॉट है, कोई भी है। दुर्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, चाणक्य कहते हैं जो आपका दुर्ग है, मीन्स जो किला है, उसको मजबूत होना पड़ेगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जो किले होते थे वो स्टीप हिल स्लोप पे होते थे, कहीं पानी के बीच में है, जिससे कि आसानी से उसको भेदा ना जा सके। आज के समय में हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मान सकते हैं। जैसे इंडिया का इस मैप को देखिए और स्पेसिफिकली जो आपको कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इधर अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, हर जगह एक चीज कॉमन है, इंडिया इज इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन कनेक्टिविटी, इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमारे लिए ही फायदा होगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंटरेस्ट के लिए भी सिक्योर कर सकते हैं, वहां पर प्रोस्पेरिटी होगी तो हमारे साथ भी ट्रेड लिंक बेटर होंगे, साथ में ओवरऑल रिलेशंस इंप्रूव होंगे। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की पॉलिसी विच इंडिया इज यूजिंग। तो ये चाणक्य भी वहां पर बात कर रहे थे। ठीक है, सप्तांग के रेफरेंस में हम बात करें, जब मंडल की बात करेंगे तो वो केस अलग होगा। खैर, यहाँ पर कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। कोषा, ट्रेजरी, भाई बिना पैसे के, मैंने आपको बताया, राज्य नहीं चल सकता। रेवेन्यू इज कंसिडर्ड द लिंचपिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस। अब मुद्दा ये है, राज्य को पैसा कमाना कैसे चाहिए, राइट? तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस है सर, टैक्स लगाना। टैक्स कितना लगाना है? आप कहेंगे सर जितना लोग दे दें। कैसे डिसाइड होगा कितना लोग दे दें? लोग तो कहेंगे मत दो टैक्स, मत लो हमसे टैक्स। लेकिन टैक्स नहीं लोगे तो सिस्टम चलेगा कैसे, रख रखाव होगा कैसे? तो देखिए, कौटिल्य हाउवर यूटिलाइजेस द मेटाफर। कौटिल्य कहते हैं पिकिंग ओनली राइप फ्रूट्स टू प्रिवेंट अपराइजिंग। कौटिल्य कहते हैं सरकार को केवल उतना टैक्स लेना चाहिए जो वाकई जनता दे दे। अगर जनता परेशान हो गई, इतने हाई आपने टैक्स लगा दिए, तो अपराइजिंग हो जाएगी, लोग विरोध करने लग जाएंगे। और अगर इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे तो आज हम एक कर्व यूज करते हैं, लेफर्स कर्व। तो लेफर्स कर्व भी यही बात करता है कि देखिए, एक ऑप्टिमम टैक्स रेट होता है जिस पे मैक्सिमम रेवेन्यू किसी देश के पास आ सकता है। आपने उससे ज़्यादा टैक्स रेट बढ़ाया तो इंडस्ट्री शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, लोग टैक्स इवेजन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यानी कि हमें ऑप्टिमल टैक्स रेट कितना हो सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। ये बात चाणक्य भी बोल रहे थे अपने सप्तांग के सिद्धांत में। इंडिया टैक्सेशन पॉलिसी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, टॉप 30 आफ्टर इकोनॉमिक क्राइसिस, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप देखिए और इंडिया का 605, 3222, मींस स्टीप डिफरेंसेस देयर। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लेकिन अगर हम केवल इंडिया की बात करें तो देखिए यहां पर इस जगह हमारे पास कोविड आउटब्रेक हुआ था, लेकिन उसके बाद भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंप्रूव हो रहा है। मींस टोटल जो नेट एक्सपोर्ट है वो हमारा इंप्रूव हुआ है, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। मोदी जी का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी कुछ टाइम पहले मैं देश के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर एस सी गर्ग से मिला था, तो उस इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या मानना है कि वो जो $5 ट्रिलियन का टारगेट है वो ओवर एम्बिशन तो नहीं है? ओवर एम्बिशन, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, ओवर एम्बिशन इन टर्म्स ऑफ टाइम रेफरेंस। 5 क्या 10 ट्रिलियन डॉलर पे भी हमें जाना है, लेकिन $5 ट्रिलियन जो टारगेट हमारी गवर्नमेंट ने दिया था, क्या वो वाकई अचीव हो जाएगा? स्पेसिफिकली क्योंकि कोविड आउटब्रेक हुआ, इकोनॉमी में डाउनटर्न आया, तो उन्होंने कहा कि शशांक 2 साल और ज़्यादा लगेंगे और उसके बाद हम $5 ट्रिलियन पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में ये बेसिकली हमारा जो कोष है, इकोनॉमी है, उसके रेफरेंस में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। दंडा, आर्मी, डिफेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सिक्योरिटी के लिए। इनका कहना है कि इंटेलेक्ट इन दंडा वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हथियार लेना केवल वो काम का नहीं है। इंटेलेक्चुअल अगर आप हैं, उस इंटेलेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सही में आप अपने टारगेट को हिट कर पाएंगे। उनका कहना है कि अगर डिफेंस को आपने हटा दिया ना तो मत्स्य न्याय आ जाएगा। मत्स्य न्याय रेफरेंस यूज किया जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लग जाएगी, और छोटी मछली कहाँ बचेगी? उसके पास कोई तो होना चाहिए ना। तो छोटी मछली जाएगी राजा के पास, राजा कहेगा हमारे पास डिफेंस है। तो यानी कि डिफेंस जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, व्यवस्था के लिए जरूरी है, जिससे मत्स्य न्याय ना आए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 4,
इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी दंडा हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आस पड़ोस में हमारे पाकिस्तान, चाइना, साथ में टेररिज्म का इशू है, साथ में जो साइबर स्पेस है, साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी ग्रिड है उस पर अटैक किया तो इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार। तो इन सभी रेफरेंस में दंडा को हमें देखना पड़ेगा। इसी मोमेंट पर आपको सोचना चाहिए कि भारत की काउंटर पॉलिसी है क्या। जैसे मैंने साइबर स्पेस का वर्ड यूज़ किया कि ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है, मीन्स वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म देयर। तो भारत सरकार की कौन सी संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं, कोई नीतियाँ हैं सरकार की, ये आपको सोचना चाहिए, तब आप इसकी रिलेवेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। सर्च कीजिएगा CERT इन के बारे में, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया के बारे में। खैर, इंटरनल सिक्योरिटी रिमेन्स अ मेजर चैलेंज। इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म भी आ गया, जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सब चैलेंजेस हमारे पास आ गए। नॉर्थ ईस्ट सेपरेटिस्ट सेसेनिस्ट मूवमेंट भी आ गई। तो अब जो दंडा वाला पार्ट है उसको कनेक्शन देखिएगा। अगर आर्मी आपकी वीक हो गई, डिफेंस आपका वीक हो गया, और अब आर्मी का मतलब केवल जो जब चाणक्य बात कर रहे थे तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेफरेंस में आर्मी के यूज़ की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपकी डिफेंस ही कमज़ोर हो गया, पुलिसिंग भी इसमें आ गई, तो आपका जो पॉलिटिकल अनरेस्ट हो सकता है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं क्योंकि डर नहीं रहेगा। तो ऐसे में फंक्शनिंग ऑफ नेशन जो है वो खराब हो सकती है, डिक्लाइन हो सकती है। ऐसे में इकोनॉमिक लॉस हो जाएंगे, बाजार लूटपाट ये सब होगा। FDI वो तो आएंगे ही क्यों आपके इन्वेस्ट करने। तो ऐसे में पॉवर्टी और जो करप्शन है वो देश में बढ़ जाएगा। तो यानी कि दंडा, डिफेंस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद एलाय, मित्र। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, आपका कौन दोस्त है ये भी आपकी शक्ति का परिचायक है, क्योंकि दोस्त ऐसे ही थोड़ा ना कोई किसी को बनाता है। अगर कोई मजबूत दोस्त आपको दोस्त बता रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बता रहा है, यानी कि कुछ तो खास बात होगी आप में। दूसरे भी आपसे दुश्मनी लेने में 100 बार सोचेंगे कि आपका दोस्त वो है, राइट। तो ऐसे में मिलिट्री अलायंस, अब जैसे इस रेफरेंस में इसको सोचिए, अभी यूक्रेन रशिया का क्राइसिस था तो वेस्ट ने दबाव बनाया कि भाई आप सैंक्शंस को फॉलो कीजिए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा आप हमारे एलाय हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रशिया भी हमारा एलाय है, तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करेंगे और अपनी अलायंस को, अपने एलाय को मेंटेन रखेंगे, राइट। कोल्ड वॉर एरा की बात करें, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, हर मुद्दे पर इंडिया ने अपने एलाय को मैनेज करने का कुछ एग्जाम्पल शो किए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो एलाइज में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के क्या क्या बिंदु होते हैं, ट्रेड, व्यापार बढ़ाने में काम आता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चर, इंटेलिजेंस सिस्टम। यानी कि जब भारत को सिक्योर करना है तो उसमें केवल आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम नहीं आएंगी, आपकी CIA भी काम आ सकती है, मोसाद इजराइल की भी काम आ सकती है। कई बार वो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनपुट देते हैं कि भाई हमारे एसेट्स ने ये बताया है, फिर हम अपने यहाँ उन अटैक्स को रोक पाते हैं। तो इस विषय में भी वो कह रहे थे दूसरों की इंटेलिजेंस एजेंसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पेगासस सॉफ्टवेयर चर्चा में था इंटेलिजेंस के लिए, इजराइल की फर्म ने लिया, इजराइल की फर्म ने हमको दिया और यहाँ पर इसके यूज़ की बात हुई। तो ऐसे इश्यूज़ के बारे में आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। नॉन ट्रेडिशनल खतरे हैं ये एज़ कम्पेयर टू नेशंस लाइक अमेरिका, इजराइल। आपको ये लगता है कि इंडिया की एजेंसी जैसे रॉ, वो अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, हमें उस पर काम करना होगा। जैसे इंडियाज़ रॉ रैंक्ड एट 8, UK की MI6 फर्स्ट, USCIS सेकंड, इजराइल मोसाद 5। हालांकि ये चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अगर इंटेलिजेंस वीक होती है देश की, तो चाणक्य ने कहा था आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल खतरे बन जाएंगे। हालांकि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसी वो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अब देखिए रिजल्ट क्या हुआ, अगर हमारी इंटेलिजेंस वीक होती है। हमारे यहाँ कारगिल हुआ, काफ़ी लंबे समय से, मीन्स टाइम हो गया था जब वो इन्फिल्ट्रेट कर गए थे पाकिस्तानी कबीले और पाकिस्तानी फोर्सेस। हमें बाद में पता लगा कि हाँ ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, बाद में पता लगा, यानी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। साथ में ये मुंबई टेरर अटैक इंटेलिजेंस फेलियर कहा जाता है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा चाणक्य सप्तांग थ्योरी। मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। अगर कोई डाउट है आपका तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरी इंस्टा हैंडल shashank.powerbeing पर। Take care.